हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपी एपीओ से संबंधित मैंने बीएनएस की क्लास बताई थी और उससे पहले मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, पदों के विषय में बताया था। आज हम शुरू करेंगे थोड़ी सी आगे की बात, जैसे कि बीएनएस में कौन कौन सी धाराएं हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए और धारा 1 से शुरू करते हैं। धारा 1 क्या कहती है? तो पहले जो अध्याय 1 है, तो अध्याय वन में जो सेक्शन है वो आपके जो है कौन कौन से हैं, पहले उनकी बात कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज के बाद चीजें आगे बढ़ाएंगे। तो अध्याय 1 जो है वो प्रारंभिक के बारे में कहता है, प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी। अध्याय 1 जो है चैप्टर 1 प्रारंभिक के बारे में कहता है। इसमें धारा जो है 1 है, धारा 2 है और धारा 3 है। तो धारा 1, 2, 3 एक में संक्षिप्त नाम एवं संक्षिप्त नाम कॉमा संक्षिप्त नाम प्रारंभ एवं प्रवर्तन। तो दोस्तों, पहले में जो धारा पहली है उसमें संक्षिप्त नाम के बारे में बात की गई है। बीएनएस की धारा 1 संक्षिप्त नाम, और वो कब से प्रारंभ होगा इसके बारे में बात की गई है, और इसका प्रवर्तन कब से होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, इसके बारे में बात की गई है धारा 1। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 परिभाषाएं, डेफिनेशन, भाषाएं। धारा 2 डेफिनेशन या परिभाषाओं के बारे में बात करता है, तो बताता है कि किस शब्द का क्या मतलब है और किन जो तत्व, जैसे दस्तावेज हो गया, न्यायालय हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो धारा 1 के बारे में बात कर धारा 2 में बताया गया है। वहीं धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करती है। साधारण स्पष्टीकरण। तो अगर यहाँ पे देखें तो धारा 1 जो बात करती है वो धारा 1 जो बात करती है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बारे में बात करती है, प्रवर्तन के बारे में बात करती है। प्रवर्तन, इन्फोर्स, प्रारंभ और नाम के बारे में बात करती है धारा 1। वहीं धारा 2 बात करती है परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और धारा 3 बात करती है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। तो अभी हम जो बात करेंगे वो धारा 1 की बात करेंगे कि धारा 1 में आखिर में क्या है। तो धारा 1 जो है भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 1 है उसमें कुछ बातें हैं, जैसे धारा 1 जो कहती है उसमें 1 का 3 जो है, धारा 1 का 3, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, या कह सकते हैं धारा 1 सब क्लॉज 3। तो इसको पहले मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, फिर इसको मैं बात करता हूँ। धारा 1 सब क्लॉज 3 इसके बारे में बात करती है कि धारा 1 सब क्लॉज 3 इसके बारे में क्या बात कर, ये क्या कहती है? ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता की धारा 3 बात करती है प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल। धारा 1 3 बात करती है 1 सब क्लॉज 3 कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य जो करता है, इस संहिता में जो दिया गया कार्य है उसके उपबंध है, उसके प्रतिकूल कोई कार्य करता है या लोप करता है, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, प्रतिकूल इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, उपबंध दिए, उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोप या प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के
इस संहिता के अध्ययन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन है, उपबंध मतलब प्रोविजन, कोई ऐसी बात की है और वो कार्य ऐसा कर देता है जो इस संहिता में बनाए गए उपबंध उसके प्रतिकूल है, अपोजिट है, तो वो भारत के भीतर दोषी होगा और इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। और अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है तो वो दंडनीय नहीं होगा। ये धारा 3 कहती है। जो अपवाद भी है संविधान के अनुच्छेद 361 का, ये अपवाद भी कहलाता है, ये अपवाद भी कहलाता है 361 अनुच्छेद का, अनुच्छेद 361 का अपवाद भी कहलाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है, जो दंड प्रक्रिया दंड या कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अधीन जो है उसको अपवाद के स्वरूप में जाना जाता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद 361 है। नेक्स्ट जो बात चल रही है इसी में 1(3) में, तो 1(3) में जो बात है वो प्रवर्तन की बात है। धारा 1(3) तो पहले ये कहती है, दूसरी बात ये कहती है कि प्रवर्तन की भी बात करती है धारा 1(3। तो इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। फिर जो धारा 1(3 है वो प्रवर्तन की बात करती है कि भारतीय न्याय संहिता का प्रवर्तन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, किस तिथि को होगा, वो तिथि के बारे में बात करती है, डेट के बारे में बात करती है कि किस तिथि से वो प्रवर्तन में आएगा। तो प्रवर्तन तिथि के बारे में बात है, प्रवर्तन तिथि तो 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 वो 24 धारा 1 जुलाई 2024 धारा 106 के प्रावधानों को 106(2) के प्रावधानों को छोड़कर, तो अगर सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 के प्रावधानों को छोड़ दें तो 1 जुलाई 2024 से ये प्रवर्तन में है। तो BNS जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, उसके प्रवर्तन की तिथि धारा 1(3) में दी गई है। तो उसकी तिथि जो है 1 जुलाई 2024 है। और किन धाराओं को छोड़कर? धारा 106 के सब क्लॉज 2 को छोड़कर उसके प्रावधानों के बारे में बात की कहती है। और क्या कहती है? तो और ये कहती है कि राष्ट्रपति की सहमति भी, जो मैंने पहले बताया था 25 दिसंबर 2023 को इसकी राष्ट्रपति की सहमति मिली। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धारा हैं। तो इसमें 20 धाराएं हैं और 20 अध्याय और 358 धाराएं। तो 20 अध्याय 358 धाराएं इस विषय पर बात करती हैं। अब चलते हैं थोड़े आगे की तरफ, धारा 1 और 14 और 15 की तरफ। तो धारा 14 और 15 की तरफ चलते हैं, यानी कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 4। तो धारा लिख लेते हैं, धारा 14 सेक्शन 14, तो इसके बारे में बात करती है। धारा 1(4) के अनुसार भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। 14 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर किए गए
किए गए अपराधों के बारे में बात करता है। कोई व्यक्ति जो है भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए, जो कोई व्यक्ति भारत से तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का प्राप्त हो, जैसे किसी व्यक्ति को भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए और उस समय वो भारत में कोई विधि है उसके अधीन वो विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए वो उस संहिता के उपबंधों के अधीन अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया है। तो भारत से बाहर किए गए अपराधों के विषय में धारा 14 बात करती है। तो भारत के परे या भारत से बाहर, परे का अर्थ भारत से बाहर का हुआ। कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो वो उस समय भारत में प्रचलित कोई अगर विधि है, कोई लॉज है, तो अगर उसके अधीन वो अगर यहाँ पे उसका ट्रायल चलता है तो वो वैसे ही ट्रायल चलेगा यहाँ पे जैसे कि वो भारत में कार्य किया है। नंबर 2, ये धारा जो है 14 ये भी बात करती है कि यदि कोई कार्य भारत में किसी अपराध का गठन करता है, कोई ऐसा कोई एक्ट है कि भारत में अपराध का गठन करता है। नंबर 1, भारत से परे कार्य। नंबर 2, कोई कार्य भारत में किसी अपराध का गठन करता है, किसी अपराध का गठन करता है, तो क्या होगा, करता है तो भारत से बाहर भी कार्य किए जाने पर अपराध समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य, कोई एक्ट करता है तो जो भारत में अपराध गठित हो जाए और वो उसको जो प्लान कर दे भारत से बाहर बैठ के, और भारत में वो प्लान बन जाए, कोई बाहर व्यक्ति षड्यंत्र करे भारत के में कि कोई अपराध हो जाए, कोई ऐसी घटना इंसिडेंट हो जाए, तो वो भारत से बाहर किए गए अपराध जो करता है कार्य, वो ऐसा समझा जाएगा कि जो है उसने अपराध किया है। तो यह प्रावधान करती है कि यदि कोई कार्य भारत में किसी अपराध का गठन करता है तो भारत से बाहर भी कारित किए जाने पर यह अपराध समझा जाएगा। भले ही भारत में नहीं किया, कोई षड्यंत्र नहीं रचा भारत में रह के, लेकिन वो जो कार्य किया, जो यहाँ इम्पैक्ट डाल दिया उसने, इम्पैक्ट डल रहा है इंडिया में, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि वो उसने अपराध कर दिया। नंबर 3, इसमें कोई बात एक और है नंबर 3 की बात, कि तीसरे नंबर की बात ये थी कि नंबर 3 कि ये कह रहा है कि कोई भारतीय विदेश में कोई कार्य करता है, कोई इंडियन सिटीजन विदेश में कोई एक्ट करता है, कोई वर्क करता है जो वहां पर अपराध नहीं है। कोई इंडियंस भारत से बाहर रह रहा है और रह रहा है या फिर जा रहा है या कोई ऐसा कार्य कर देता है जो वहां पर अपराध नहीं है, लेकिन वह भारत में अपराध माना जाता है, तो उसे भारत में अभियोजित किया जा सकता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलेगा। तो 3 बातें हैं। पहली बात कि इसके अनुसार भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, तो कोई व्यक्ति जो भारत से कोई काम कर देता है और तत्समय वो कोई ऐसी विधि या कोई लॉज है तो भारत के भीतर वो विचारण का पात्र हो, तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे उस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। तो इन्फोर्स लॉज होना चाहिए उस पर। कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध कोई कर रहा है भारत से बाहर, लेकिन अगर वो भारत से बाहर काम कर रहा है उस दौरान कोई ऐसी कोई लॉज है जिस पर वो एप्लीकेबल है इंडिया में लॉ उस पर, तो वो उस पर वो विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगा। दूसरा है कि कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य भारत से बाहर करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिससे इंडिया में कोई अपराध गठित हो जाता है या गठन होता है अपराध का, प्लान बनता है अपराध का, तो भारत से बाहर भी जो उसने जो प्लान बनाया है, कोई कार्य ऐसा किया है, तब भी उस पर यह समझा जाएगा कि उसने वो अपराध किया है। नंबर 3 ऐसी बात थी कि कोई भारतीय विदेश में जाकर, कोई इंडियन कोई विदेश में कार्य करता है जो वहां पर अपराध नहीं है, तो लेकिन वो भारत में अपराध है, तो उस पर विचारण, उस पर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन लागू होगा, प्रोसिक्यूट होगा वो। ये सेक्शन 14 के विषय में बात कहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, 15 सेक्शन 15। तो 15 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्शन 15 क्या कहता है।
तो धारा 1 और सब क्लॉज 5, धारा 1, उपधारा 5, धारा 5। तो ये बात कहता है कि एक धारा 1(5) के प्रावधान संहिता के क्षेत्रातीत प्रवर्तन को विस्तार प्रदान करते हैं। यानी कि जो धारा 1(5) है वो इसके क्षेत्र को बताते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है और उसका विस्तार कहाँ तक है। तो नंबर 1 इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 भारत से, नंबर 1, 2, 3। तो इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, तो पहला है भारत से परे किसी भारत के नागरिक द्वारा, किसी भारत के नागरिक द्वारा। तो पहली बात है कि भारत के परे किसी भारत के नागरिक द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उस पर लागू होगा। नंबर 2, भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो और किसी व्यक्ति द्वारा हो। भारत में जो पंजीकृत कोई पोत है या विमान है, तो पंजीकृत कोई पोत है, पानी का जहाज या विमान, और उस पर कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा, पर कहीं भी पूरे इंडिया में, संसार में, इवन कहीं पे भी इस पृथ्वी को छोड़कर भी कोई सैटेलाइट जाता है और वो भारत में पंजीकृत था विमान, उस पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है तो उस तक उसका इस संहिता का विस्तार है, बीएनएस का विस्तार है वहां तक। नंबर 3, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू है। भारत में कोई कंप्यूटर है, अवस्थित है, और उसको लक्ष्य बना दिया, कोई वायरस भेज दिया वहां से, वायरस कोई भी जो सोशल मीडिया साइट से या कोई कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस अपलोड हो गया इंटरनेट माध्यम से या कैसी भी तरीके से भारत से बाहर, और कोई व्यक्ति वो कृत्य करता है तो वहां तक भी इसका विस्तार है। तो इनके विस्तार की सीमाएं बताई हैं। पहले विस्तार की सीमा बताई है कि भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहां तक उसका विस्तार है। नंबर 2, भारत में कोई पंजीकृत कोई पोत है, कोई विमान है, और उस पर कहीं भी हो वो, चाहे किसी भी जगह पर, किसी भी देश में, पानी में, थल में, जल में, नभ में, और किसी भी व्यक्ति द्वारा वो कार्यकृत किया जाता है, वहां तक इसका विस्तार है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। नंबर 3 बात, भारत में जो अवस्थित है कोई कंप्यूटर संसाधन और उसको लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी ये लागू होता है, तो वो भी वहां तक भी इसका विस्तार है। तो ये धारा 1(5) इसके विस्तार की बात करती है कि कहां तक इसका क्षेत्र है, इसके क्षेत्र का विस्तार कहां पर है। तो इसका एक दृष्टांत भी दिया है। दृष्टांत क्या है? धारा 1(5) का दृष्टांत है कि धारा 1(5) दृष्टांत के बारे में बात करती है। क्या कहती है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। धारा 1(5) दृष्टांत क्या दृष्टांत देता है कि जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर, भारत का नागरिक है जो भारत से बाहर का एक नागरिक है जो भारत से बाहर परे किसी स्थान पर हत्या करता है। का एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर हत्या करता है, और भारत के किसी भी स्थान पर
जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचरित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सेक्शन जो है 15 उसका दृष्टांत बताता है। किसी भी स्थान पर जहां पे वो पकड़ा जाएगा वहां पे विचरित होगा, वहां पर ट्रायल चलेगा और दोषी करार विक्टिम उसको कन्विक्ट किया जाएगा। ये दो जो है सेक्शन 15 के विषय में बात करती है। आगे मैं आपको 16 के बारे में बताऊंगा। धारा 16 या एक उपधारा 6, उसके बाद धारा 2 पे परिभाषाओं पे आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो हम फिर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन एपीओ की परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहें तो यूपीएसआई के लिए भी इसको देख सकते हैं, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए जहाँ जुडिशरी की तैयारी होती है उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।